Torture is despair and fear, and rage and hate. It's a desire to kill and destroy, including yourself. एड्रीना जे बाटो के ये शब्द जब भी मैं सुनता हूँ मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है, और वो इसलिए कि यहाँ पे एड्रियाना जो बात कर रही हैं वो टॉर्चर की बात कर रही हैं। यहाँ एड्रियाना जो बात कर रही हैं वो कस्टडी में टॉर्चर की बात कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अरेस्टेड पर्सन्स के क्या राइट होते हैं और पुलिस की क्या ड्यूटी होती है। इन सब चीज़ों को एक एक करके हम समझेंगे कि कानून में इनके लिए क्या प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स क्या है, और यदि कोई अधिकारी इन प्रोविज़न्स के बाहर काम करता है या इन प्रोविज़न्स की अवहेलना करता है, इन गाइडलाइंस को नहीं मानता है, ऐसे प्रोविज़न्स को नहीं मानता जिसके मानना उनकी बाध्यता है, तो उस पर हम क्या कार्रवाई संस्थित कर सकते हैं, एक एक करके हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स को जानते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देती है। हिंदी में कहें तो जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा मूलभूत अधिकार है जिसको हमारी संविधान गारंटी करती है और इसे हमें कोई छीन नहीं सकता। इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है कि अगर हमारे जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से कोई व्यक्ति जिसको ये अधिकार हो कि वो मुझे कस्टडी में ले सकता है, तो वो हमें वंचित तभी करेगा जो विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों के अनुरूप हो। हिंदी में कहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त हमारे इन अधिकार को से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में ये जो हमारी जीवन है, ये हमारा जीवन गौरवपूर्ण हो, इसकी गारंटी संविधान करता है। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ये जीने की का जो अधिकार है, ये राइट टू लिव विथ डिग्निटी का अधिकार है, गौरवपूर्ण जीवन का अधिकार है। अब गौरवपूर्ण जीवन में कस्टडियल टॉर्चर की बात कल्पना से परे है, परंतु हम सब ने अपने जीवन में यदा कदा या कई ने बहुतायत ये सुना है और जाना है, देखा है कि कस्टडी में लोगों को टॉर्चर किया जाता है। कस्टडी में हमने ये भी सुना है कि कस्टडी में लोगों की डेथ हो गई, और हमने ये भी सुना है कि कस्टडी में रेप जैसे जघन्य अपराध भी इस देश में, इस समाज में हुए। अब किन परिस्थितियों में पुलिस का अहंकार, पुलिस, और जब मैं यहाँ पुलिस कहता हूँ तो इसमें अन्य एजेंसियाँ शामिल हैं, जिसमें NIA या फिर जो भी संस्था जिन्हें किसी व्यक्ति को डिटेन या कस्टडी में लेने का अधिकार है। इसमें NIA हो सकती है, CBI हो सकती है, CIDCB हो सकती है, और अन्य जांच एजेंसियां हो सकती हैं जिन्हें कानूनन ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित कर सकते हैं कानून के प्रावधानों के अनुसार। परंतु कानून उसके लिए दिशा निर्देश कानून ने तय कर दिए हैं जो कि बाध्यकारी हैं। मतलब बाध्यकारी से तात्पर्य यह है कि पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर सकती, जो कुछ भी बताया गया है पुलिस को उसी हिसाब से काम करना है। तो आर्टिकल 21 हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 41। सेक्शन 41 पुलिस को बिना वारंट के अरेस्ट की बात कहती है। बिना वारंट के अरेस्ट कौन से ऑफेंस में हो सकता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। पुलिस को ये पावर है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल से अभी यहाँ यही समझते हैं कि वैसा ऑफेंस जो कि गंभीर प्रकृति का है या और भी उसके कई सारे बिंदु हैं, ऐसे अपराध में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 41 डिटेल में ये बताता है कि किन किन परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। बिना वारंट के अरेस्ट मतलब सेक्शन 21 के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित करना है। तो ये पुलिस को पावर है कि अगर कोई क्राइम हो गई, कोई ऑफेंस हो गया, तो वो एक्यूज्ड को अरेस्ट करती है, ये सब हम जानते हैं। परंतु पुलिस के अरेस्ट करने के बाद पुलिस कैसे बिहेव करेगी, पुलिस के लिए क्या क्या निर्देश हैं और उन पे कौन कौन से बाध्यकारी आज्ञापक निर्देश हैं, वो हमने देखने हैं। सेक्शन 46 ये बताती है कि मेथड्स एंड मैनर्स ऑफ अरेस्ट। सेक्शन 46 पुलिस को ये
अधिकार देती है कि वो किन किन मेथड्स और मैनर्स को अपनाएगी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो पुलिस उसको दौड़ के पकड़ सकती है, पुलिस उसको आगे से रास्ता रोक सकती है, और पुलिस उसको बॉडीली टच कर सकती है और कन्फाइन कर सकती है। बॉडीली टच करने का मतलब उसको पकड़ेगी, और कन्फाइन का मतलब उसको ऐसी व्यवस्था करेगी, हाथ पकड़ेगी, हाथ में रस्सी लगाएगी, या फिर जैसे भी, मतलब उसको अरेस्ट करने के लिए। या फिर पुलिस वो सब कुछ कर सकती है जो उस व्यक्ति के अरेस्ट के लिए ज़रूरी है। ऐसा प्रावधान है सेक्शन 46 में। परंतु इस सेक्शन 46 के प्रावधानों को सेक्शन 49 लिमिटेड करता है। सेक्शन 49 ये कहता है कि पुलिस को अपनी शक्ति का प्रयोग उतना ही करना है जितनी आवश्यकता हो। ये नहीं कि कोई व्यक्ति ने चोरी करके भाग रहा है और पुलिस ने उसको पीछे अरेस्ट करने गई और वो भागने लगा तो पुलिस ने उसे गोली मार दी, या कोई दौड़ के भाग रहा था तो पुलिस ने उसके पत्थर मार के उसके पैर तोड़ दिए। इस तरह के शक्ति का प्रयोग पुलिस नहीं कर सकती। मतलब यहाँ कहने से तात्पर्य ये है कि पुलिस को अरेस्ट करते समय ज़्यादा रिस्ट्रेन नहीं इस्तेमाल करना है। आगे हम बढ़ते हैं। सेक्शन 50 क्या कहती है? जब किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे वो ये बताएगी कि आपके ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, किन किन क्या क्या जुर्म आप पर क्या क्या जुर्म आप पर बनते हैं, किस किस जुर्म के लिए आपको हमने अभियुक्त बनाया है, और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, और मेरे पास कौन से आधार हैं जिन पे मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। इसके साथ ही जो पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है, जो पुलिस का अधिकारी अरेस्ट कर रहा है, वो अरेस्टी मतलब जो अरेस्ट हो रहा है पर्सन, उसको ये बताएगा कि मैं फला पुलिस ऑफिसर और आपको इस जुर्म में अरेस्ट करता हूँ। जैसे पिक्चरों में होता है ना कि यू आर अंडर अरेस्ट, आपको इस मर्डर के इल्ज़ाम में मैं अरेस्ट करता हूँ, वो गलत नहीं है। ऐसे ही पुलिस वालों को कहने की ज़रूरत है। दूसरा, जब पुलिस वाला अरेस्ट करता है तो उसका टॉग जो होता है, उसके बैच जिसको नेम प्लेट कहते हैं, उसका नाम और उसका पद नाम वहाँ पे स्पष्ट रूप से दृष्टिगत गोचर होना चाहिए, पर विजिबल होना चाहिए। अगर वो विजिबल नहीं है तो वो अरेस्ट की प्रक्रिया को सही नहीं मानी जाएगी। दूसरा, जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो पुलिस उसको ये बताएगी कि आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं और आप अपने किसी रिलेटिव या नेक्स्ट फ्रेंड को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप अरेस्ट हो गए। तो अगर वो व्यक्ति चाहे तो अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त को ये बता सकता है कि मुझे फलाने पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया है और मुझे ये इस जगह पे लेके जा रहे हैं कस्टडी में। इसके बाद की क्या प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं इन्फॉर्म टू अ फ्रेंड। इसके बाद ये है कि यदि कोई पुलिस वाला किसी पर्सन को अरेस्ट करता है और उसका कोई रिश्तेदार या कोई मित्र उस जिले में नहीं रहता है, ऐसी परिस्थिति में पुलिस को 8 से 12 घंटे के अंदर जो उस जिला में लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिले लेवल का या बड़े लेवल का, लेकिन अगर वहाँ पे वो कार्यरत है, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को मैंने अरेस्ट किया है, मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है, मैं फलाना थाने से हूँ और मैंने इस व्यक्ति को इस जुर्म में अरेस्ट किया है। ये लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन को 8 से 12 घंटे के अंदर बाध्यता है पुलिस को इन्फॉर्म करने की। दूसरी क्या बाध्यता, एक और बाध्यता है, ये है कि 12 घंटे के अंदर पुलिस को पुलिस कंट्रोल रूम में ये इन्फॉर्म करना है कि मैं अमुक, मेरा पद ये, थाना ये, और मैंने इस व्यक्ति को इस जुर्म में अरेस्ट किया है, इतने बजे किया है, यहाँ से किया है। अब इस व्यक्ति जो कि अरेस्ट हुआ है, इसके डिटेल्स को पुलिस कंट्रोल रूम क्या करेगी, अपने डिस्प्ले बोर्ड पे लिखेगी कि ये आदमी यहाँ से अरेस्ट हुआ, इसका नाम ये है, इसके पिताजी का नाम ये है, इसको इस व्यक्ति ने अरेस्ट किया और इसको यहाँ रखा गया। ये सारे प्रोविजंस आप देख रहे होंगे कि ये इसलिए है कि पुलिस इलीगली किसी को डिटेन ना करे। देख रहे हैं कि क्या क्या बताते हैं, अरेस्ट करते ही किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है, न उसके बाद अगर फ्रेंड भी नहीं मिले तो नोटिफाई करना है लीगल एड अथॉरिटी को, अगर उसके बाद वो होने के बाद फिर आपको पुलिस कंट्रोल रूम में भी इन्फॉर्म करना है। और क्या क्या राइट्स हैं। पुलिस को, किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो उस व्यक्ति के रिक्वेस्ट पे पुलिस उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगी जल्द से जल्द, और एक इंजरी रिपोर्ट बनाएगी कि उसमें कौन कौन से माइनर और मेजर इंजरी उसके बॉडी पे पहले से हैं।
ये इसलिए बनाई जाती है कि बाद में पुलिस को इंजरी करके ये ना कह दे कि साहब ये तो पहले से इंजरी थी, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये नियम बनाया गया है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद उसका मेडिकल मुआयना करवाया जाएगा और उसमें एक इंजरी रिपोर्ट बनेगी कि इसको इतने छोटे चोट हैं या बड़े चोट हैं, कहाँ है, कितना उस चोट की साइज़ क्या है, घाव कितना बड़ा है, गहरा कितना है, कितनी पुरानी है। ये सारी बातें स्पष्ट रूप से पुलिस को मेंटेन करनी पड़ती है। दूसरा, अरेस्ट के टाइम में पुलिस को एक मेमो बनाना पड़ता है और उस मेमो में जो अरेस्टेड पर्सन है उसके काउंटर साइन लेने होते हैं। उसके बाद वहाँ पे अगर उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड होगा तो उसके दस्तखत भी उस अरेस्ट मेमो पे लेना है। यदि किसी कारण से उस व्यक्ति का कोई रिलेटिव या फ्रेंड वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाता है तो समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सिग्नेचर उस अरेस्ट मेमो पे लेने हैं। ये सिर्फ इस दर्शाने के लिए कि इसके अरेस्ट में कोई इलीगलिटी नहीं है। ये नहीं कि कहीं से पकड़ के लाएं और बता रहे हैं कि साहब मैंने इसको 2 दिन बाद अरेस्ट किया, 2 दिन तक थाने में ऐसे ही बंद कर रखा है। इन सब चीज़ों को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बड़ी गंभीरता से लिया और ये सारे गाइडलाइंस उन्होंने निर्देशित किए हैं, जारी की हैं, जो कि बाध्यकारी हैं। अब क्या है साहब, किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। ये आर्टिकल 22 भारत के संविधान में भी दिया हुआ है और DK बासु के जजमेंट में भी ये गाइडलाइन है और सेक्शन 56 और सेक्शन 57 CRPC में भी ये उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं तो आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत करना है जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए। भले ही बाद में आप रिमांड ले सकते हैं। रिमांड क्या है ये हम किसी और दिन, जिस दिन बेल और रिमांड के सेक्शन में के बारे में बात करेंगे उस दिन हम रिमांड को डिस्कस कर लेंगे। अभी ये समझते हैं कि रिमांड मतलब कि पुलिस को और थोड़ा समय दे दिया जाता है कि इसको आप अपनी कस्टडी में रखें। तो एक बार जब मजिस्ट्रेट के पास ये रिपोर्ट आ गई कि ये आदमी अरेस्ट हो गया और इसको प्रस्तुत कर दिया तो वहाँ पे जुडिशियल स्क्रूटनी शुरू हो गई और वहाँ पे एक्यूज को भी मौका मिल जाता है बात करने का। अगर पुलिस ने कोई उसके साथ ज्यादती कर रही है तो वो मजिस्ट्रेट को वहाँ पे कह सकता है कि साहब मुझे खाना नहीं दे रहे हैं या मुझे पानी नहीं दे रहे हैं या मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। इस तरह की बातें वहाँ कर सकती है जिससे पुलिस पे भी एक दबाव पड़ता है। तो इसलिए इस तरह से ये सारे गाइडलाइंस, सारे दिशा निर्देश और ये सब बाध्यकारी दिए गए हैं जिससे कि पुलिस आपको इलीगली कस्टडी में डिटेन ना कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई पुलिस अधिकारी इन सब नियमों का पालन न करे तो क्या। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि यदि ये सारे प्रोविजंस जो हैं, ये सारे नियम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये पुलिस अधिकारी जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है उसके लिए बाध्यकारी। एक चीज़ मैं और भूल गया, मैं बता देता हूँ कि उसका मेडिकल मुआयना करवाना है अरेस्ट के बाद, और अगर उसके रिमांड बढ़ती है, मतलब उसकी पुलिस कस्टडी कोर्ट से और बढ़ जाती है, तो उसके हर 48 आवर्स में उस अरेस्टेड पर्सन के मेडिकल कराना जरूरी है। कि यदि इस दौरान, इस 48 घंटे के दौरान पुलिस उसके साथ मारपीट करती है, टॉर्चर करती है, उससे बॉडी पे कोई दाग या कोई घाव आता है, कोई इंजरी सस्टेन होती है, तो उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी जिससे कि बाद में पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आगे चलते हैं। अगर पुलिस इन बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने अहंकार में और शक्ति के मद में आकर पुलिस अगर अत्याचार करती है और ये आज्ञापक प्रावधानों को नहीं मानती है या उनका वायलेशन करती है अपने ज्ञान में या फिर अहंकार में, तो क्या हो सकता है। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो उन पे होगी ही होगी, इसके साथ उन पे संबंधित हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा बड़ा भारी मुकदमा होता है और जो अधिकारी ऐसा करेगा उसकी तो खैर नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या प्रोविज़न है, हमारे इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 220 ये कहता है कि आप मैलिशियसली, दुर्भावना से किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में नहीं रख सकते। तो इन सेक्शन में भी उन पे मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सेक्शन 330 और सेक्शन 331 IPC ये दोनों ये कहती हैं कि किसी व्यक्ति से उसके कन्फेशन लेने के लिए आप उसको इंजरी नहीं कर सकते
और इन तीनों सेक्शन में सेक्शन 220, सेक्शन 330 और सेक्शन 331 अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और नौकरी तो जानी जानी है। तो अगर आपको ये सब बातें अगर आपकी जानकारी में ये सब बातें हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपके घर वालों को कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और पुलिस आपके साथ जाती नहीं करेगी। आपने हमेशा सुना होगा कि कई बड़े लोग गिरफ्तार होते हैं, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि उनके साथ पुलिस ने कभी दुर्व्यवहार किया है। इसका कारण है कि पुलिस को ये पता है कि इसको कानून पता है और इसको नहीं पता है तो इसके साथ जो टीम है, इसके जो लॉयर्स हैं, इसके जो वकील है, उनको कानून पता है और इनके साथ अगर हम कोई टॉर्चर या फिर इस तरह की बदमाशियाँ करते हैं तो हमें मुश्किल हो सकती है। तो फ़र्क क्या है कि आप अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं और बड़े लोग अपने अधिकारों को जानते हैं, तो पुलिस उनसे ठीक से व्यवहार कर रही है। तो हम भी अपने अधिकारों को जानें, जानकार बने, सतर्क रहें और अपने अधिकारों से हम अवगत हों। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और सशक्त बने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।